कैसे हैं आप सब लोग। पढ़ते रहिए, पढ़ नहीं रहे हैं आप लोग, थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करिए और मेहनत करिए। हम लोग जो है आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं इतना ज़्यादा, तो पढ़ते रहिए। संविधान जो है भाग 5 हम लोग पढ़ चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है। भाग 6 पर अब चर्चा होगी। तो पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन भाग 6 के बारे में हम कर लें। संविधान का जो भाग 6 है उसकी टाइटल है राज्य। तो पहला सवाल तो यही कि संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है। तो भाग 6 का संबंध जो है संविधान का, उसका संबंध है राज्य से। यहाँ राज्य का मतलब समझ जाइएगा, यहाँ राज्य का मतलब भारत राज्य से नहीं है, बल्कि भारत के अंदर जो राज्य हैं उनसे है। तो वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। तो 28 राज्य जो हैं उन्हीं से संबंधित ये है। अब राज्य में शासन जो है और केंद्र में जो शासन प्रणाली है वो एक ही शासन प्रणाली है। हम जानते हैं कि भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है। संसदात्मक शासन प्रणाली केंद्र में भी है और राज्य में भी है। तो राज्यों में भी कैसी शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली चूंकि राज्यों में भी है और केंद्र में भी है, इसलिए राज्य की सरकार में और केंद्र की सरकार में काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं। बहुत थोड़ी असमानताएं हैं जो आपको देखना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप राज्य वाला ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले केंद्र सरकार ने संघ का वीडियो भाग 5 कंप्लीटली देख लें। भाग 5 जब आप पूरा देख लेंगे, आप राष्ट्रपति पढ़ लेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ लेंगे, आप लोकसभा पढ़ लेंगे, राज्यसभा पढ़ लेंगे, और जब आप वहाँ पर भारत का न्यायवादी पढ़ लेंगे, सर्वोच्च न्यायालय पढ़ लेंगे, तो काफ़ी हद तक जो है ये भाग 6 आपका कवर हो जाता है। नहीं तो आपको भाग 6 में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि पहले आप केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ लें, केंद्रीय विधायिका पढ़ लें, केंद्रीय कार्यपालिका पढ़ लें, न्यायपालिका पढ़ लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें हम वहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने का मतलब समानता और असमानता देख करके हम आपको बताएंगे। तो ये वीडियो उतना डिटेल नहीं होगा जितना डिटेल पहला भाग 5 का है, लेकिन फिर भी आपके लिए कंप्लीट वीडियो होगा, इसमें कोई कमी नहीं होगी। तो जो राज्य हमारे हैं, प्रत्येक राज्य में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली हम पहले भी बता चुके हैं, एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें विधायिका और कार्यपालिका का एक अटूट संबंध होता है और न्यायपालिका अलग होती है। यानी कार्यपालिका का जो निर्माण होता है वो विधायिका से ही होता है। जैसा कि हम लोगों ने जब संसद पढ़ा तो देखा कि संसद का अंग है राष्ट्रपति, और इसी संसद के सदस्यों में से ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है और वही जो है वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो कार्यपालिका और विधायिका, या कह लीजिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, इनका अटूट संबंध होता है संसदीय शासन प्रणाली में। तो इन राज्यों में कैसी सरकारें हैं इसके बारे में इस पूरे भाग में चर्चा की गई है। इस भाग में राज्यपाल के बारे में चर्चा है। इस भाग में राज्य के विधानमंडलों के बारे में चर्चा है। विधानमंडल के 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में चर्चा है। इसी राज्य में हाईकोर्ट के इसी भाग में भाग 6 में ही उच्च न्यायालयों के बारे में चर्चा की गई है। और इसी भाग में चूंकि उच्च न्यायालयों के अधीन ही है अधीनस्थ न्यायालय, इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों का भी जिक्र किया गया है। तो ये जो भाग 6 है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका विस्तार समझ लीजिए, अनुच्छेद 152, 151 तक आप जानते हैं भाग 5 है। तो ये अनुच्छेद 152 से लेकर के और 237 तक भाग 6 विस्तृत है। अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक भाग 6 विस्तृत है। तो इस प्रकार से भाग 6 का संबंध राज्य से है। राज्य में संसदीय शासन प्रणाली है। वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं और इस भाग 6 में अनुच्छेद में देखें तो अनुच्छेद 152 से 237 तक इसका विस्तार है। अब इसमें कार्यपालिका भी है, विधायिका भी है और न्यायपालिका का भी वर्णन है। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे जो राज्य की कार्यपालिका होती है उसके विषय में। तो सर्वप्रथम जैसा मैंने कहा राज्य की कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे। तो जब हम राज्य की कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे तो हम केंद्र की कार्यपालिका में चलेंगे। तो केंद्र की कार्यपालिका में हम लोग जानते हैं कौन कौन सम्मिलित होता था।
राष्ट्रपति था, उपराष्ट्रपति था, केंद्रीय मंत्रिपरिषद थी और कौन था, भारत का महान्यायवादी। इतने लोग मिलकर के केंद्र की कार्यपालिका या संघ की कार्यपालिका का निर्माण करते थे। तो राज्यों की कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित है, पहले तो ये जाने। तो राज्य में जैसे राष्ट्रपति होता है वैसे राष्ट्रपति को रिप्लेस करता है राज्य में कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल इनको रिप्लेस करेगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति होता था, तो उपराष्ट्रपति की जगह पर उपराज्यपाल राज्यों में नहीं होते हैं, यानी ये राज्यपाल दोनों, राष्ट्रपति कह लीजिए उपराष्ट्रपति कह लीजिए, दोनों का प्रतिनिधित्व यहाँ करता है। इसके बाद राज्य की मंत्रिपरिषद होती है, राज्य मंत्रिपरिषद। तो जो राज्य की मंत्रिपरिषद है उसमें आपको वहाँ भी जानते थे, वहाँ मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और यहाँ जो राज्य मंत्रिपरिषद होती है उसका मुखिया कौन कहलाता है, क्या कहलाता है, मुख्यमंत्री कहलाता है। फिर वहाँ भारत का महान्यायवादी होता है और यहाँ राज्य का महाधिवक्ता होता है, राज्य का महाधिवक्ता। तो इस प्रकार से राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, राज्य की मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री समेत और राज्य का महाधिवक्ता, ये तीन सम्मिलित होते हैं और यही मिलकर के राज्य की कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। तो राज्य की कार्यपालिका आपको समझ में आ गई। अब देखें कार्यपालिका का विस्तार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक राज्य की कार्यपालिका का विस्तार पाया जाता है। कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 153 से 167 तक। खैर ये अलग बात है कि कुछ अनुच्छेद एकाध राज्यपाल से संबंधित बाहर भी बिखरे हुए हैं, लेकिन जनरली जो है 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका के बारे में सबका जिक्र आ जाता है, सबके बारे में यहाँ बात समझ में आ जाती है। तो अब हम समझेंगे कि राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल है, राज्य मंत्रिपरिषद है और कौन है, राज्य का महाधिवक्ता। एक एक समझेंगे। पहले बड़ी टॉपिक हमारी है राज्यपाल, तो पहले हम राज्यपाल के बारे में जानेंगे। तो अब हम जानते हैं राज्यपाल कौन होता है। तो जैसे केंद्र सरकार में राष्ट्रपति होता है वैसे ही राज्यपाल किसी राज्य का मुखिया होता है, या कह लीजिए राज्य जो भी है उसका ये संवैधानिक मुखिया होता है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, तो आपका उत्तर होगा संवैधानिक मुखिया कौन होगा, राज्यपाल। तो ये राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है, एक बात। दूसरी चीज ये उस राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, यानी कार्यपालिका की समस्त शक्तियां इसी में समाहित होती हैं। कार्यकारी प्रमुख होता है, मुख्य रूप से इसके तीन जो हैं शक्तियां होती हैं, या तीन जान लीजिए इसकी मेन जिम्मेदारी होती है। संवैधानिक मुखिया है राज्य का कार्यकारी प्रमुख है और केंद्र का प्रतिनिधि है, या कह लीजिए केंद्र सरकार का राज्य में प्रतिनिधि होता है। तो एक अंतर यहाँ राष्ट्रपति से हमें मिला। राष्ट्रपति भी केंद्र का संवैधानिक यानी संविधान का मुखिया होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। कार्यकारी प्रमुख केंद्र का भी होता है राष्ट्रपति, लेकिन केंद्र सरकार का प्रतिनिधि। इस तरह से राष्ट्रपति जो है किसी का प्रतिनिधि नहीं होता है, लेकिन ये केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है राज्यपाल जो है किसी राज्य में। अब देखते हैं कि राज्यपाल संबंधी प्रावधान पहले अनुच्छेद में किस में है। तो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 153, यानी पहला आर्टिकल जो आपका है राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद 153, उसमें लिखा गया है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो राज्य का एक राज्यपाल होगा, वैसे व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए, लेकिन बाद में 7वां संशोधन हुआ था संविधान में, उसमें यह लिखा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को एक ही राज्यपाल जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से एक उसमें लिखा तो गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन ये भी कहा गया है कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल भी हो सकता है। तो इस तरह से अनुच्छेद 153 जो बताता है वो राज्य के लिए राज्यपाल की व्यवस्था करता है। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा ये कहा गया है, लेकिन
7वें संविधान संशोधन, ये आप जाने रहिएगा कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। यहाँ पर एक जरूर जानिएगा कि 2 या 2 से अधिक के लिए भी, क्योंकि कूट में ज़्यादा सवाल आ रहे हैं तो इस तरह से डिटेल आपको जानना जरूरी है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही राज्यपाल। चल, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है किस संविधान संशोधन द्वारा? हाँ, ये जानिएगा, संविधान संशोधन हुआ था 7वां संविधान संशोधन था। ये 7वें संशोधन के द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई थी। अब जरा जानते हैं कि राज्यपाल जो है कैसे, कौन नियुक्त करता है राज्यपाल को? तो राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल आप जानते हैं निर्वाचित नहीं होता है। राज्यपाल क्या होता है? नियुक्ति राज्यपाल की होती है। और राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो इसका जो है नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा। अब अर्हता जान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल होने के लिए उसे कौन कौन सी अर्हता उसमें होनी चाहिए। तो 2 ही अर्हताएं इसके लिए बताई गई हैं। एक अर्हता ये कि वो भारत का नागरिक हो, पहला, और दूसरा जो है जितनी उम्र राष्ट्रपति के लिए चाहिए उतनी ही उम्र यहाँ भी, यानी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। मैंने कहा था कि ये वहाँ से बहुत काफ़ी होगा तमाम चीज़ें। तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, जितनी राष्ट्रपति के लिए चाहिए उतनी ही राज्यपाल के लिए भी उम्र चाहिए। तो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसके अतिरिक्त राज्यपाल पद के लिए तमाम शर्तें बताई गई हैं। उस शर्तों में यह है कि उसको विधानसभा यानी विधानसभा, विधान परिषद का, लोकसभा, राज्यसभा का किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर सदस्य होगा तो उसको जिस दिन वो राज्यपाल के रूप में चुना जाएगा उसी दिन से वो पद जो है उसका रिक्त माना जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई लाभ के पद पर ना हो। तो अर्हता आप देख लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसको शपथ कौन दिलाता है। तो शपथ जो है, इसको शपथ जो दिलाता है संबंधित राज्य का, या कह लीजिए संबंधित जिस राज्य का वो राज्यपाल होगा, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय जो होगा उसके मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश उसे शपथ ग्रहण करवाएंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और भी जान लीजिएगा कि इसका भी शपथ जो है, शपथ का जो प्रारूप है वो अनुसूचित 3 में नहीं है, ये अनुच्छेद 159 में है। आगे चल करके हम जिक्र भी करेंगे जब अनुच्छेद हम पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 159 अनुच्छेद 159 में इसकी शपथ का प्रारूप है और उसी प्रारूप पर इसको शपथ ग्रहण दिलाता है कौन? उस राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है उसके मुख्य न्यायाधीश कहा जाए या कहा जाए वरिष्ठतम न्यायाधीश। अब देखते हैं कि जो ये पद है उस पद का कार्यकाल कितना है। तो कार्यकाल जो है, इस पद का कार्यकाल, तो कार्यकाल सामान्यतया 5 वर्ष है। सामान्यतया जो है 5 वर्ष है, लेकिन अनुच्छेद 156(1) में कहा गया है कि जो राज्यपाल होगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अब प्रसाद पर्यंत क्या है? तो प्रसाद पर्यंत को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ड्यूरिंग प्लेजर, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे, जब तक राष्ट्रपति आपसे खुश है तब तक आप अपने पद पर बने रहेंगे, और नहीं तो जब राष्ट्रपति चाहेगा तो आपको आपके पद से हटा देगा। इसके अतिरिक्त यहाँ एक बिंदु और नोट करने वाला है कि जब तक किसी राज्य में अगला राज्यपाल नहीं आ जाता है तो तब तक वर्तमान राज्यपाल अपना कार्यभार ग्रहण किए रहता है। यानी भले ही 5 वर्ष से थोड़ा समय ज़्यादा हो जाए,
लेकिन जब तक अगले राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो जाएगी तब तक वही राज्यपाल कार्य करता रहेगा, समय भले ही थोड़ा बहुत बढ़ जाए, क्योंकि राज्यपाल का पद जो है वो खाली नहीं रहता है। इस वजह से आप दो बातें समझिएगा, सामान्य कार्यकाल तो इसका 5 वर्ष होता है, लेकिन आप 5 वर्ष ना समझिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपने पद पर बना रहता है। और अगर 5 वर्ष से ज़्यादा भी हो गया है और कोई नया राज्यपाल नहीं आया है तो नए राज्यपाल के आने तक वो अपने कार्य करता रहेगा। तो इस प्रकार से कार्यकाल हो गया। अब देख लीजिए, त्यागपत्र की स्थिति अगर आती है तो मान लीजिए कि कहीं राज्यपाल को कार्य नहीं करना है, स्वतः त्यागपत्र उसको देना है, तो स्वतः त्यागपत्र वो किसको देगा, किसको संबोधित करेगा? तो आप जानते हैं नियुक्ति राष्ट्रपति ने किया है, तो त्यागपत्र भी ये किसे देगा? राष्ट्रपति को ही देगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु राज्यपाल से संबंधित थे, जिसमें नियुक्ति, अर्हता, शपथ, कार्यकाल और त्यागपत्र। उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं कि राज्यपाल की जो मुख्य शक्तियां हैं वो क्या है। इसके शक्तियां एवं कार्य समझ लेते हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य आप जानते हैं, सेम पैटर्न पर राज्यपाल की भी शक्तियां एवं कार्य हैं, लेकिन राष्ट्रपति की शक्तियां ज़्यादा विस्तृत हैं, राज्यपाल की शक्तियां थोड़ी सीमित हैं, इसके कार्य कम हैं। जैसे आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, राज्यपाल को आपातकालीन शक्तियां नहीं प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त जो है कूटनीतिक शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, इसे नहीं प्राप्त हैं। इसी तरह से फांसी या कह लीजिए कि मृत्युदंड की सजा को माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं है। तो इस तरह से कई ऐसी शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त है। सैन्य शक्तियां हैं, मिलिट्री पावर्स राष्ट्रपति को प्राप्त हैं लेकिन राज्यपाल को नहीं प्राप्त हैं। तो इस तरह से जो शक्तियां इनको प्राप्त हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो पहली जो शक्ति हम चर्चा करेंगे वो हो गई कार्यकारी शक्तियां। अब कार्यकारी शक्तियां क्या हैं? कार्यकारी शक्तियां कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं। तो हम जानते हैं कि राज्यपाल जो है वो राज्य का कार्यकारी प्रमुख ही है, चूंकि समस्त कार्यपालिकी शक्तियां राज्यपाल में ही निहित हैं, जितनी भी कार्यपालिका। अब उसका प्रयोग या तो वो स्वयं करता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। और लेकिन राज्यपाल जो है वो वास्तविक कार्यपालिका नहीं है, वो नाम मात्र की कार्यपालिका है। वास्तविक कार्यपालिका जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है, वैसे ही किसी राज्य में मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका का स्रोत होता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी तमाम कार्यपालिकी शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त हैं, जिसमें से आप देखिए तो एक शक्ति जो बहुत महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। उनके मध्य जो विभाग होते हैं उनका बंटवारा करने का कार्य कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। ये उसकी कार्यकारी शक्ति है। इसके अतिरिक्त जो है ये महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि जो राज्य के निर्वाचन आयुक्त होते हैं, राज्य के निर्वाचन आयुक्त, उनकी भी नियुक्ति यही करता है। तो राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि इसका एक कार्य और होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण पद पर जो बैठा व्यक्ति है उसकी भी ये नियुक्ति करता है, और वो कौन होता है? राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग होता है,
उसके अध्यक्ष की भी नियुक्ति करता है और सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। अध्यक्ष / सदस्यों दोनों को नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन यहाँ याद रखिएगा, उनको हटा नहीं सकता, उनको हटाने का कार्य कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन उनको हटा नहीं सकता। हटाने का कार्य, हटाने की पावर किसके पास है? तो हटाने की पावर राष्ट्रपति के पास है। इसके अतिरिक्त जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं, जो भी राज्य के विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपतियों की नियुक्ति करता है। कुलपति की नियुक्ति करता है और ये राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति भी होता है, यानी चांसलर होता है। और वाइस चांसलर सभी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर की नियुक्ति करता है। तो इस प्रकार से ये इसकी कार्यकारी जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं वो मैंने आपको बताई। इसमें हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री और निमंत्रियों की नियुक्ति, उनके विभागों का बंटवारा, राज्य के महाधिवक्ता की, राज्य के निर्वाचन आयोग की, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करना और इस तरह से राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति का कार्य करना, ये इसकी कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आता है। तो कार्यकारी शक्तियां देख लिया आपने। अब दूसरे नंबर पर हम देखते हैं इनकी विधायी शक्तियां। तो जैसे हम लोगों ने केंद्र में देखा था कि जो राष्ट्रपति है वो केंद्रीय विधायिका का भी अंग है, यानी संसद का भी अंग है। ठीक उसी प्रकार राज्य का जो विधानमंडल होता है, उस विधानमंडल का ये अंग होता है राज्यपाल। क्यों? क्योंकि जो भी कानून बनता है, जो भी विधेयक आता है राज्य के विधानमंडल में, या कहीं जो सदन होता है, कहीं कहीं एक सदनीय है, कहीं कहीं 2 सदनीय है, तो विधानसभा और विधान परिषद द्वारा पारित जो कानून होता है, जब तक उस पर राज्यपाल की स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक वो विधेयक जो है कानून का रूप ग्रहण नहीं करता है। तो इसलिए इसके पास तमाम प्रकार की विधायी शक्तियां भी हैं, जिसमें पहला आप जानिए विधानमंडल। यहाँ एक चीज जानिएगा कि विधानमंडल के गठन में एकरूपता नहीं है राज्यों में। कहीं कहीं विधानसभा और विधान परिषद 2 सदन है और कहीं कहीं एक ही सदन केवल विधानसभा ही है। तो इस प्रकार विधानमंडल में लिख रहा हूं, जहां जैसा होगा समझिएगा। इसका जो है सत्राहूत करना, सत्रावसान करना और विघटन करना। तो यहां जानिएगा कि सत्राहूत और सत्रावसान ये दोनों जो होते हैं, सत्राहूत करना और सत्रावसान करना, ये दोनों जो होंगे, ये दोनों तो विधानसभा और विधान परिषद का दोनों होता है। और जो विघटन होता है वो केवल विधानसभा का होता है। इसके अलावा विधायी शक्तियों में इसकी दूसरी जो पावर है वो होता है विधानसभा। अब विधानसभा इसलिए जनरली बार बार कहते जाता है क्योंकि अधिकतर राज्यों में केवल विधानसभा ही है, लेकिन आप ये जानिए विधानमंडल ही कहिए, जहां जहां द्विसदनीय है। तो विधानमंडल में ये अभिभाषण करता है। जैसे राष्ट्रपति नहीं अभिभाषण होता है, वैसे ये इसका भी अभिभाषण होता है और ये संबोधित करता है विधानमंडल के सदन को। तो विधानमंडल के दोनों सदनों को ये संबोधित करने का कार्य भी करता है। जब नई विधानसभा का निर्वाचन होता है तब भी करता है, और प्रत्येक वर्ष की शुरुआत का जो पहला सत्र होता है उसको भी ये अभिभाषित करता है और सरकार के आगे के प्लान के बारे में और पीछे जो सरकार ने कार्य किए उसके बारे में चर्चा की जाती है। इसके अतिरिक्त जहां जहां विधान परिषद है, सभी जगह नहीं है, लेकिन जहां जहां विधान परिषद है वहां वहां विधान परिषद की जितनी संख्या है उसके 1/6 सदस्य, 1/6 सदस्यों को ये वहां नॉमिनेट करता है, यानी मनोनीत करता है। ये भी इसके पास पावर होती है। एक एंग्लो इंडियन विधानसभा में अगर प्रतिनिधित्व तो नहीं होता तो उसको जो है ये नियुक्त करने का कार्य करता है, लेकिन अभी इसका एक्सटेंशन चूंकि नहीं किया गया है इसलिए उसको मैं चर्चा में नहीं ला रहा हूं। इसके अतिरिक्त जो है ये समस्त विधेयकों पर इसकी स्वीकृति होती है। तो विधेयकों की स्वीकृति भी यही करता है। अब इसके लिए एक ऑप्शन और भी होता है,
कुछ विधेयक को ये रोक सकता है, इस वजह से कि ये विधेयक जो है इस पर हम हस्ताक्षर नहीं कर सकते, हम स्वीकृति नहीं दे सकते, चूँकि ये राष्ट्रीय महत्व का विषय है, तो उसको राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए या उसकी स्वीकृति के लिए आरक्षित भी कर लेता है। तो इस प्रकार से जो है ये इसकी कुछ विधायी शक्तियाँ हैं, जो 4 विधायी शक्तियाँ हमने आपको बताई हैं, ये आप चारों देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त राज्यपाल के पास वित्तीय शक्तियाँ भी होती हैं। अब वित्तीय शक्तियों में आप राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां याद करिए। तो एक तो ये पहला वित्तीय शक्ति इसका ये मान लीजिए कि जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक, तो धन विधेयक की पूर्व स्वीकृति ये देता है। धन विधेयक संबंधी यानी कोई भी विधेयक अगर धन विधेयक है तो इसकी पूर्व सहमति जो होगी ये राज्यपाल की होती है। बिना राज्यपाल की पूर्व सहमति के उसे विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो ये पूर्व सहमति देगा। इसके अतिरिक्त दूसरा जो महत्वपूर्ण काम है कि जो स्थानीय स्वशासन की इकाइयां हैं, नगर पंचायत है, इन सब के लिए, ग्राम पंचायत है, उनके लिए जो वित्त की व्यवस्था करता है उसकी वित्त विधेयक, तो ऐसे में वित्त आयोग की ये नियुक्ति करता है। प्रत्येक 5 वर्ष पर ये वित्त आयोग, जो राज्य वित्त आयोग होता है, ध्यान दीजिएगा, वो राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति ये करता है। तीसरा जो है, कभी जो है राज्य सरकार को पैसे की जरूरत पड़े अचानक से, तो राज्य की जो आकस्मिकता निधि है उससे पैसे देने की व्यवस्था ये करता है। आकस्मिकता निधि पर इसका कंट्रोल होता है और उसको जो है वहाँ से पैसे निकालने के लिए सरकार को अनुमति दे सकता है। इसके अतिरिक्त जो है इसकी इसी के देखरेख में बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, ये आप जानते ही हैं। तो इस प्रकार से राज्यपाल के पास तमाम प्रकार की वित्तीय शक्तियां भी हैं। इसके अतिरिक्त इसके पास न्यायिक शक्तियां भी हैं, जुडिशियल पावर्स भी हैं। जुडिशियल पावर में पहली शक्ति इसके पास है क्षमादान की, जो राष्ट्रपति के पास भी थी, और राष्ट्रपति के क्षमादान आप जानते हैं अनुच्छेद 72 में था, इसका क्षमादान अनुच्छेद 161 में है। लेकिन इसका क्षमादान जो है राष्ट्रपति की तुलना में संकुचित है। ये उन्हीं विषयों जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, सिर्फ उन्हीं कानून के विरुद्ध अगर कोई अपराध किया गया है तो उसको क्षमा कर सकता है, उसको कम कर सकता है, उसको प्रविलंबन कर सकता है, इसलिए इसको ये पावर दी गई है। इसके अतिरिक्त जो है, जो जनपद के न्यायाधीश होते हैं, जनपदीय न्यायालय जो होते हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ये करता है, उनके लिए तमाम प्रकार के कानून बनाता है, लेकिन इसमें भी उसको सलाह लेनी होती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। तो ये जनपदीय न्यायालय जो होता है उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। तो ये 4 प्रकार की इसकी शक्तियां हो गई राज्यपाल की। इसके अतिरिक्त हमने आपको बताया था कि राज्य का मंत्रिपरिषद जो है कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। तो राज्य का जो मंत्रिपरिषद है उसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 163 और 64 में है। उसका मुखिया जो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री कहते हैं। और इनकी नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति ये कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। मैंने आपको बताया है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। उनके मध्य विभागों का बंटवारा लेकिन मुख्यमंत्री के परामर्श से करता है। तो ऐसा नहीं है कि राज्यपाल जो है किसी को भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। साधारणतः बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो अपने विवेक का भी प्रयोग कर सकता है और अपने विवेक के प्रयोग से ही किसी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। उसके बाद उस दल को सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहेगा।
अगर वो सदन बहुमत सिद्ध कर ले जाता है तो उसकी सरकार बची रहेगी, अगर बहुमत नहीं सिद्ध कर पाता है तो सरकार गिर जाती है। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का जो प्रावधान है राज्य मंत्रिपरिषद में, यहाँ भी 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। राज्यों में भी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री जो है मुख्यमंत्री के साथ ही बैठते हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा जानने वाली बातें नहीं हैं। और ये जो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद होती है ये उत्तरदायी होती है। जैसे वहाँ उत्तरदायी होती थी किसके प्रति? लोकसभा के प्रति, और यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है वो विधानसभा के प्रति होती है और सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। जैसे वहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व होता था वैसे यहाँ भी सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति, विधान परिषद के प्रति नहीं, विधानसभा के प्रति राज्य मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। अब रही बात मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, तो मंत्रियों की संख्या जो है वो 15%। विधानसभा के जो सदस्य हैं तो विधानसभा सदस्य जितने भी होंगे उसके 15% से अधिक जो है मंत्री नहीं होंगे। लेकिन कहीं विधानसभा की संख्या अगर ज़्यादा कम है तो मुख्यमंत्री को लेकर के कम से कम 12 मंत्री अवश्य होंगे। तो मिनिमम जो है 12 मंत्री अवश्य होंगे और 15% विधानसभा के सदस्यों की संख्या के अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। अब वहाँ पर थी कि मंत्रियों के लिए योग्यताएं क्या हैं, तो मंत्री के लिए कोई योग्यता नहीं है। विधानसभा विधान परिषद किसी का भी सदस्य नहीं है तो भी उसे मंत्री बनाया जा सकता है, जो वहाँ की कंडीशन थी। लेकिन यहाँ जानते हैं वहाँ भी यही था, यहाँ भी वही है कि 6 माह के भीतर उसे या तो विधानसभा का या तो विधान परिषद का, जहाँ द्विसदनीय है और एक ही सदन है तो विधानसभा का सदस्य बनाया जाना आवश्यक है, नहीं तो उसका मंत्री पद उससे छिन जाएगा। तो इस प्रकार से यह मंत्रिपरिषद के विरुद्ध कुछ आपके फैक्ट्स थे। अब आप देखें तो अगला जो हमारा है वो है महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता जैसे वहाँ महान्यायवादी होता है ऐसे यहाँ महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, मैं बता चुका हूं। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये महाधिवक्ता उस राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यही जो है उस राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और उसकी योग्यता कितनी होती है? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की इसके पास योग्यता होती है। और इसके कार्यकाल की बात रही तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर बना रहता है और वह वेतन भत्ता प्राप्त करता है जो राज्यपाल निर्धारित करता है। तो इसका कार्यकाल जो होता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक जो है ये अपने कार्य पर बन रहेगा और वो कार्य करेगा जो राज्यपाल इसके लिए निर्धारित करेगा, या कहिए कि राज्य के पक्ष में, अपने राज्य के पक्ष में किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत होगा जहां पर भी इसकी आवश्यकता होगी महाधिवक्ता की। तो अब हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। तो पहला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 153। उसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल का पद क्रिएट किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। तो यहाँ पर राज्यपाल के पद की बात की गई है और नीचे 7वें संशोधन में ये भी लिखा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है। तो राज्यपाल का जो पद है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 153 में है। फिर अनुच्छेद 154 में, जैसे अब यहाँ क्या होगा, राज्यपाल चूंकि किसी राज्य में क्या है, कार्यपालिका का हेड है, तो राज्य की कार्यपालिकी शक्तियाँ, यानी राज्यपाल की कार्यपालिकी शक्तियाँ की बात की गई है अनुच्छेद 154 में। सॉरी, राज्यपालिका लिख दिए हैं। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में अनुच्छेद 154 में बताया गया है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 155
तो इसमें जो है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेगा। तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। फिर 156 जो 156 है, इसमें पदावधि, किसकी पदावधि, किसका कार्यकाल, राज्यपाल की पदावधि या राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। इसी में बताया गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। और एक बात यहाँ कही गई कि 5 वर्ष सामान्यतः कार्यकाल होगा, लेकिन जब तक नया राज्यपाल नहीं आ जाएगा तब तक ये अपने पद पर बना रहेगा, भले ही 5 वर्ष से कुछ ज़्यादा ही समय हो जाए। इसके बाद अगला अनुच्छेद है 157। तो यहाँ राज्यपाल पद के लिए अर्हताएँ हैं, राज्यपाल पद के लिए अर्हताएँ हैं। अनुच्छेद 157 में 158 जो अनुच्छेद है उसमें राज्यपाल पद के लिए शर्तें हैं और कुछ शर्तों के बारे में जिक्र किया गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये सब बातें, और भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये सारी शर्तों का उल्लेख अनुच्छेद 158 में किया गया है। 159 तो आर्टिकल 159 जो है ये राज्यपाल के शपथ से रिलेटेड है। शपथ मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल का जो शपथ है अनुच्छेद 159 में उसका जिक्र है। उसमें लिखा गया है कि मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक जो राज्य है वो राज्य का नाम के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। मैं, फिर राज्य का नाम होता है कि जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। इसके बाद अनुच्छेद 161 आप देख लें तो अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। मैं पढ़ा रहा था तभी बता दिया हूँ, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति जो है अनुच्छेद 161 में समाहित। इसके बाद अनुच्छेद 162 है, इसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इसके बाद अनुच्छेद आपका 163 है। अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। तो मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के बारे में जिक्र किया गया है किस आर्टिकल में, आर्टिकल 163 में। और किसके सलाह के लिए, राज्यपाल को सलाह के लिए। इसके बाद मंत्रिपरिषद से संबंधित कुछ अन्य तथ्य हैं जो 164 में दिए गए हैं, लेकिन वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है। 165 तो 165 जो है राज्य के महाधिवक्ता से रिलेटेड है, यानी एडवोकेट जनरल से रिलेटेड है अनुच्छेद 165, जिसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। इसके अतिरिक्त लास्ट आर्टिकल इसका है जो अनुच्छेद 167 है, जिसमें मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य बताया गया है कि राज्यपाल राज्य के प्रशासन के बारे में जो भी जानकारी मांगे वो मुख्यमंत्री राज्यपाल को प्रदान करे। तो प्रशासन संबंधी जानकारी, प्रशासन की जानकारी दे, कौन दे, मुख्यमंत्री। किसे, प्रशासन की जानकारी मुख्यमंत्री राज्यपाल को दे, ये उसका दायित्व तो बताया गया। तो इस प्रकार से हम लोग एक चैप्टर थोड़ा देखे हैं अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक। तो अनुच्छेद 153 से 167 तक में हमने राज्यपाल के बारे में, राज्य की मंत्रिपरिषद के बारे में और राज्य के महाधिवक्ता के बारे में, सामान्य तथ्य कह लीजिए या राज्य की कार्यपालिका संबंधी जो है पूरा डिटेल हम देख लिए हैं। पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इससे संबंधित जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करिए। कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आपने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद।